हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 तक का न्यूट्रिशन का पढ़ लिया था। हमने पोषक पार्ट 3 तक का पढ़ लिया था। आज हम इसका पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 में जो हमने पढ़ा था एक बार हम उसे रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पार्ट 4 में देखिए हमने क्या क्या देखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका फ्रेंड्स, हमने विटामिन इसमें देखा था। विटामिन में हमने सबसे पहले आपने क्या क्या देखा था इसमें देखिए। हमने न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रो और मैक्रो में हमने इसको डिवाइड किया था। फिर उसके बाद माइक्रो आपका क्या होता है, माइक्रो जो हम स्मॉल अमाउंट में खाते हैं और मैक्रो जो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रो में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, विटामिन और मिनरल्स। और मैक्रो में आके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। हमने सब कवर कर लिया। हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, हमने प्रोटीन देख लिया, हमने विटामिन देख लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले। हमने विटामिन में क्या क्या देखा था, हमने इसका साइंटिफिक नेम क्या क्या होते हैं, कौन से विटामिन होते हैं, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो सब हमने देख लिया था। आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का निकाल लेता हूँ, मिनरल्स का। तो फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स, जिसे हम हिंदी में खनिज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए मिनरल्स जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी आपका जो मिनरल्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले आपका क्या हुआ है, माइक्रो मिनरल्स, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म खनिज। उसमें आपके सूक्ष्म खनिज में आपके जो होते हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग 100 मिलीग्राम लेते हैं, आपके 100 मिलीग्राम, जो आप 100 मिलीग्राम से कम या फिर इसके बराबर ही, वो होता है आपका माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो ये होते हैं, आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन और जिंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड आपका आता है मैक्रो मिनरल्स, जिसे हम बोलते हैं वृद्ध खनिज। ये आपका 100 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आपके मैक्रो मिनरल्स में आपके आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबके फंक्शन हर एक जो आपका सबसे पहले हम लोग माइक्रो मिनरल्स स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी आपका माइक्रो मिनरल्स में आयरन है, आयोडीन, इसका फंक्शन देखेंगे। फिर हम मैक्रो मिनरल्स में जाएंगे, वृद्ध खनिज में, उसके हर सबके फंक्शन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो मिनरल्स आपका जो ये है, मिनरल्स में जो भी आपके आते हैं एलिमेंट्स, वो जो भी आपके आते हैं वो सब क्या होते हैं, वो एक एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट देखा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा। हमने क्या देखा, हमने फैट देखा, हमने प्रोटीन देखा, हमने विटामिन देखा। ये सब क्या थे, ये सभी के सभी कंपाउंड थे। कंपाउंड क्या होता है, जो किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कॉमन नेम क्या है, शुगर है। ठीक है, ये भी आपका किसी न किसी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जैसे कि आपका कार्बन से बना हुआ था, हाइड्रोजन से बना हुआ था, ऑक्सीजन से बना हुआ था। ये तीनों से मिलके क्या बना था, आपका कार्बोहाइड्रेट बना था। प्रोटीन जो था आपका बना था कार्बोहाइड्रेट से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है अभी तक हमने देखा वो सभी क्या थे, कंपाउंड थे। बट आपका जो मिनरल्स है, आपका जो खनिज है, वो आपका क्या है, वो आपका एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए आयरन, आयोडीन, ये सब किसी भी चीज़ से नहीं मिलके बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आयरन आपका माइक्रो मिनरल सूक्ष्म खनिज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माइक्रो मिनरल्स में हम सबसे पहले फंक्शन ऑफ आयरन देखेंगे। तो अब मैं आयरन के बारे में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्या करता है, हैव टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन। ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी में जो आपके आरबीसी होती है या फिर डब्ल्यूबीसी, दोनों होते हैं। हाँ, तो आरबीसी का निर्माण कौन करता है, आपका आयरन करता है। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आपके
आपका जो आपको पता है कि आपके हेमोग्लोबिन आपके जो सेंटर में, ठीक है फ्रेंड्स, आपके जो आरबीसी होती है, आरबीसी, उसके, ये आपका आरबीसी है, उसके सेंटर में, उसके, एक मिनट में पता पेन से अलग कर लूँ, ये आपका, ये जो उसके सेंटर में होता है, ये क्या होता है, ये आपका हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है, हेमोग्लोबिन। तो इसका निर्माण कौन करता है, ये जो आपके सेंटर में जो है उसका निर्माण आपका कौन करता है, आयरन। आपको पता होगा आरबीसी जो है आपका जो आरबीसी है, ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो आरबीसी है उसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन के भी अंदर क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हेमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, आपका करता है आयरन। अगर हेमोग्लोबिन का निर्माण होगा तो वैसे ही उसी से आपका आरबीसी का भी निर्माण होगा। तो ये आपका कौन करता है, आपका ये आपका करता है आयरन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, हैव टू प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन इन द बॉडी, हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। सेकेंड आप देखेंगे, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी फॉलिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये जो होता है फॉलिक, आपका विटामिन B9 का जो साइंटिफिक नेम था क्या था, वो फॉलिक एसिड। तो ये विटामिन B9, आपका जो विटामिन बी में विटामिन B9 होता है उसका भी प्रोडक्शन कौन करता है, आपका आयरन ही करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करता है, फॉलिक एसिड के उत्पादन में मदद करता है कौन, आपका आयरन। फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो होता है आपका, इधर बता देता हूँ, हाँ, ये जो आपका होता है आयरन, ये आपके फूड फोर्टिफिकेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। किसमें इम्पोर्टेंट रोल करता है, फूड फोर्टिफिकेशन। ये वर्ड देखिए, आपको बताता हूँ फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आपका जो फूड फोर्टिफिकेशन है, इसको हम हिंदी में खाद्य संवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य संवर्धन। तो फ्रेंड्स ये जो होता है फूड फोर्टिफिकेशन आपका, ये इसको आप फूड अनरिच, इसको ये क्या करता है, ये रिच करता है आपका फूड को, क्या करता है, रिच करता है, क्या करता है, फूड को, आपको भोजन को प्रचुर बनाने में मदद करता है कौन, आपका आयरन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन का एक और नाम होता है आपका फूड अनरिचमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे आपका ये, आपको ये फोर्टिफिकेशन आपका अनरिचमेंट कैसे करता है वो बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, भोजन को प्रचुर बनाने के लिए क्या उसमें कुछ मिनरल्स लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें जो मिनरल्स लगेंगे वो कौन सा मिनरल्स होता है, वो आपका आयरन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई भी आपको फूड को आपको फोर्टिफाई, आपका उसको क्या करना है, प्रचुर बनाना है, तो उसमें कोई ना कोई तो मिनरल्स लगेगा, उसमें कोई ना कोई खनिज लगेगा। तो वो कौन सा खनिज लगता है, आपका आयरन लगता है। आपका जो यूएसए में जो गेहूं के आटे का जो गेहूं के आटे में हम लोग फॉलिक एसिड मिलाया जाता है, तो वो भी फॉलिक एसिड भी आपका किससे बनता है, आपका प्रोडक्शन कौन करता है, आयरन करता है। तो इसलिए आपका जो फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य संवर्धन में भी आपका आयरन हेल्पफुल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखेंगे, इसका जो आयरन की कमी से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो आयरन इन बॉडी, अगर आयरन इन बॉडी में सबसे पहले आपका आएगा आयरन की कमी से और आयरन की वृद्धि से, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आयरन की कमी हो तो आपको क्या होगा, तो फ्रेंड्स अगर आपको आयरन की कमी होगी तो आपको एनीमिया की बीमारी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आयरन की कमी से अगर क्या होता है आपका, अगर आयरन की कमी होगी तो मैं बताया था, अगर आरबीसी पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आरबीसी में आपका क्या पाया जाता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में आपका क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की आयरन की कमी पड़ी तो हेमोग्लोबिन की कमी पड़ेगी, और अगर हेमोग्लोबिन की कमी पड़ती है तो आरबीसी की, और आरबीसी कमी पड़ेगी, आरबीसी कमी हो जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको बीमारी होगी एनीमिया की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया की बीमारी। सेकेंड आपका आयरन की वृद्धि होगी तो कौन सी क्या होगा, आपको पॉलीस्थीमिया होगा। तो ये दो आपके, अगर आयरन की कमी होगी और वृद्धि होगी तो उसकी बीमारियों के नाम हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, और हाँ, ये आपका जो ये क्या है, आपका खजूर। आपका जो खजूर है वो आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है बढ़ाने के लिए। आयरन बढ़ाने के लिए आपका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? खजूर। देखिए, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। और ये क्या करता है? आपका ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि कौन करता है? अब आपको पता है कि अगर हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपका आरबीसी भी बढ़ेगा। तो आरबीसी की वृद्धि कौन करता है? आपका आयरन ही करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आरबीसी का है आपका। अब फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ कोबाल्ट, हम कोबाल्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ये भी आपका हेमोग्लोबिन में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो इसकी हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा तो आपका साथ ही साथ आरबीसी भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेमोग्लोबिन के उत्पादन में भी मदद करता है। ये आपका हेमोग्लोबिन, ये क्या करता है? जैसे आपका आयरन आपका विटामिन B9 आपका फॉलिक एसिड को मदद करता था, वैसे ही आपका कोबाल्ट आपका किसको मदद करेगा? आपका कोबेलामिन, साइंटिफिक नेम विटामिन B12 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन B12 कोबेलामिन के उत्पादन में मदद कौन करता है? आपका कोबाल्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड देखिए, ये आपका देखिए विटामिन B12। अब ये क्या है? इट इज़ अ को फैक्टर ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अब सबसे पहले आप डीएनए समझते हैं, डीएनए क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका जो डीएनए क्या होता है? डीएनए आप सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए आपके किस में पाया जाता है? आपके सेल्स में पाया जाता है, आपके कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके कोशिकाओं में पाया जाता है। और डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जीनेटिक सब्सटेंस है। डीएनए क्या है आपका? डीएनए एक जीनेटिक सब्सटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है? कुछ डीएनए में क्या होता है वो मैं बताता हूँ। कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर जो पेरेंट्स की वजह से आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? आपके डीएनए की वजह से ही आते हैं। जैसे आपका हाइट हुआ, ग्रोथ हुआ, वो सब किसकी वजह से आएंगे? वो डीएनए की वजह से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम वही, मतलब डीएनए एक तरह से वही है कि आपके जो एक ऐसा पदार्थ या फिर सब्सटेंस है जिसके वजह से आपके नेक्स्ट जनरेशन में आपके जो जीनेटिक गुण आते हैं, आपको जो जीनेटिक सब्सटेंस जो आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? डीएनए की वजह से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएनए क्या है? एक जीनेटिक सब्सटेंस है। अब हम आगे बढ़ते, तो आप डीएनए समझ गए होंगे। फ्रेंड देखिए, ये क्या करता है? ये डीएनए संश्लेषण में भी एक सहकारक है। ठीक है भाई, इट इज़ अ को फैक्टर ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका डीएनए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं आपका ये फंक्शन ऑफ कोबाल्ट के बारे में। फंक्शन ऑफ कोबाल्ट में ओके, आपका इसमें आप हेमोग्लोबिन में आपका हेल्प करता है, ये आपका विटामिन B12 में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, ये आपका डीएनए में भी हेल्प करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिंक के बारे में देखेंगे, फंक्शन ऑफ जिंक। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है आपका? इट हेल्प्स इन मेकिंग इंसुलिन इन दी पेनक्रियास। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेनक्रियास में जो इंसुलिन होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। अब आपको मैं इंसुलिन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, इधर मैं बताता हूँ। इंसुलिन, तो फ्रेंड्स आपके आप देखिए, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं? सबसे पहले आपका किसका डाइजेशन होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए, उसका डाइजेशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसका क्या हुआ? उसका पाचन हुआ। तो आपको बताया हूँ कि अगर कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में, सबसे टूटते एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किस में बन जाता है? वो बन जाता है ग्लूकोज में। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि क्या है? उसका कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका डाइजेस्ट हुआ, आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ ग्लूकोज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें ये आपका कहाँ? सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये आपका बॉडी है। ठीक है, ये आपका माउथ है, ये आपका ईसोफेगस आहार नाल है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आपका उसमें ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका स्टमक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रफली डायग्राम है इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो इसमें आपका जो पेनक्रियास होता है वो आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे जॉइंट होता है, वो आता है आपका स्टमक के पास ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका उसमें से
एक हार्मोन्स निकलता है जिसमें हम इंसुलिन रखते हैं। हार्मोन्स क्या होता है मैं बताता हूँ। तो हार्मोन्स आपका ऐसा कोई चीज़ जिसमें से कोई ना कोई चीज़ निकले, ठीक है फ्रेंड्स, कोई चीज़ निकले उसमें से। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, जिसमें से आपका कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस चीज़ निकलते हैं, जिसमें से आपका कोई चीज़ निकलता है, ठीक है। मैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें से क्या कहता है, हार्मोन से कोई ना कोई तो चीज़ निकलेगा। तो उसमें भी हार्मोन, इसमें क्या निकलता है आपका इंसुलिन बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंसुलिन हार्मोन्स, जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो क्या करता है, आपके ग्लूकोज को, आपका कार्बोहाइड्रेट आपका ये खाए आपने, ठीक है, आपका स्टमक में गया। अब स्टमक में आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट जाता है तो आपका जो पैनक्रियाज होता है वो क्या करता है, उसमें से इंसुलिन बाहर निकालता है, ठीक है फ्रेंड। तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को आप क्या कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्लूकोज क्या करता है आपका जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे बॉडी में, मैं बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट में ही, कि हमारे बॉडी में जो आपका क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आके देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ से जाएगा, माउथ से आपका कार्बोहाइड्रेट ने खाए, तो ये आपका आहार नाल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 2 पाइप होती है, एक आपका वाइड पाइप जिसे आप सांस लेते हैं, इस आप फ्रंट में होता है आपके इधर आगे, और बैक में आपके होते हैं आपके फूड पाइप, जैसे हम आहार नाल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पैनक्रियास, ठीक है, हाँ ठीक है। इसको हम अंगार भी बोलते हैं, हिंदी में अंगार भी बोलते हैं, पैनक्रियास को अंगार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका अंगार में से आपके इंसुलिन बाहर आते हैं, पैनक्रियास से इंसुलिन आएगा, नहीं होगा तो, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या करता है, ये आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या करता है आपका, ये मैं बता किया कि इंसुलिन क्या होता है। तो इसमें एक बार आप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जिंक जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, जो पैनक्रियास में जो इंसुलिन होता है, हमारे अंगाशय में इंसुलिन बनाने में मदद करता है कौन, जिंक, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट इज़ हेल्पफुल इन द हीलिंग ऑफ द वुंड, ये घाव भरने में भी सहायक होता है कौन, जिंक, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखेंगे अगर हमारे बॉडी में जिंक की कमी होगी और जिंक की वृद्धि होगी तो क्या होगा। तो अगर जिंक की कमी होगी और जिंक की वृद्धि होगी, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पैनक्रियास से इंसुलिन नहीं निकले, मतलब पैनक्रियास में से बहुत कम ही इंसुलिन निकले, ठीक है, अगर आपके पैनक्रियास में बहुत कम इंसुलिन निकलेगा फ्रेंड्स, तो आपका ग्लूकोज जो है, आप जो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो अगर आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा और आपका क्या होगा, आपका ग्लूकोज बढ़ते जाएगा। अगर जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हैं और एक ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं निकल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका तो उससे क्या होगा, आपका ग्लूकोज इंक्रीज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वो ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो उससे आपको शुगर की बीमारी होती है, आपको क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। तो सबसे पहला आपका कौन सा क्या होगा, इसका डायबिटीज़ टाइप 1, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको मधुमेह हो जाएगा और घाव भरने में देरी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर डायबिटीज़ होगा तो जाहिर सी बात है आपको घाव भरने में देरी, आपको अल्सर हो जाएगा, तो ये जिंक की कमी की वजह से। और जिंक की वृद्धि होगी तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ ग्लूकोज, देखिए क्या होता है, जिंक अगर कम हो, ठीक है फ्रेंड, तो आपका ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। अगर जिंक आपका इंक्रीज हो तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो इधर आपका जिंक क्या हुआ, कम हुआ, तो आपका ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, यहाँ पे जिंक आपका बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्लूकोज आपका कम हो जाएगा। तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपको हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी होगी। कि आपका जो जिंक है, आपका जो ग्लूकोज है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ग्लूकोज आपका
इंक्रीज होता है। अगर आपका ग्लूकोज क्या होता है, इंक्रीज, ग्लूकोज आपका इंक्रीज होता है तो आपको कौन सी बीमारी होती है, आपको हाइपरग्लाइसीमिया की बीमारी होती है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये आपके अगर जिंक में आपकी बॉडी का कमी पड़े और आपकी वृद्धि पड़े, वो आप समझ गए होंगे कैसे होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मिटा देता हूँ। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आयोडीन के बारे में, आयोडीन के क्या क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या करता है, ये भी आप ये देखिए, जैसे कि आपका ये हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन्स में उत्पादन में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सब अभी तक हमने किसने देखा, सभी लोग आपका हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते थे, ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम समझेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि सबसे पहले ग्लैंड क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है उसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। ये आपका ग्लैंड इधर मैं लिख देता हूँ, ग्लैंड। तो फ्रेंड्स ग्लैंड ऐसा एक ऑर्गन है जिसके अंदर से कोई सब्सटेंस निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लैंड्स क्या होता है, जिसके अंदर से कोई सब्सटेंस निकले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, ग्लैंड के अंदर से हमारा कोई ना कोई तो सब्सटेंस निकलता है। तो इसके अंदर से आपके जो ग्लैंड के अंदर से आपके तो हमारे नेक में, हमारे जो नेक हमें गले में बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे नेक के इधर, हाँ आपके नेक के इधर आपका बटरफ्लाई शेप में एक ग्लैंड पाया जाता है। तो उसमें से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, उस ग्लैंड से आपको थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। आपके नेक के इधर क्या पाया जाता है, एक ग्लैंड पाया जाता है बटरफ्लाई शेप का, उस ग्लैंड में से आपको कौन सा हार्मोन निकलता है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलते, ये क्या करता है आपका कहाँ से निकलता है, आप उसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जहाँ से निकलता है उस ग्लैंड का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ये क्या करता है, आयोडीन क्या करता है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के उत्पादन में मदद कौन करता है, आपका कौन करता है, आयोडीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन वो हृदय और पाचन क्रिया, मस्तिष्क के विकास, हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब कौन करता है, आपका आयोडीन ही करता है, सॉरी आपका थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, उससे आपका आयोडीन भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या करते हैं, हेल्प इन द मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास में मदद करता है। इधर में बता दिया आपका मस्तिष्क और के विकास में मदद करता है, तो इधर मानसिक विकास। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कमी और वृद्धि से क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आयोडीन की कमी हो और आयोडीन की वृद्धि होती है, तो सबसे पहले अगर आयोडीन की कमी होती है तो आपको गॉइटर, आपको घेंगा हो जाता है। घेंगा मतलब आपका जो ग्लैंड होता है उसमें सूजन पड़ जाता है, सूजन आपके जो गले के इधर देखिए आपको सूजन पड़ जाता है। तो क्या किसकी वजह से होता है, आपके आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो आपके गले में, आपके ग्लैंड में सूजन हो जाता है, आपके गले में सूजन हो जाता है, क्योंकि ये जो ग्लैंड है आपका गले के इधर ही पाया जाता है। तो देखिए ये जो है आपका जो गला जो है ये आपका मोटा हो जाता है, इसी ये देखिए इधर। तो इसकी कमी की वजह से क्या होगा, आपको गॉइटर या फिर घेंगा नामक बीमारी होता है, जिससे आपका गले की इधर सूजन पड़ जाता है। और इसकी वृद्धि की वजह से आपका ग्रेव सिंड्रोम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आपके, ये देखिए आपके ग्रेव सिंड्रोम मतलब आपकी आंखों में फैलाव, आंखों में फैलाव। तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी आंखों में फैलाव हो जाता है। तो वो किसकी वजह से, आपकी आयोडीन की वृद्धि की वजह से आपका क्या हो जाता है, ग्रेव सिंड्रोम हो जाता है। और आयोडीन कमी की वजह से गॉइटर घेंगा हो जाता है। तो ये आपके आयोडीन के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फ्लोरीन का फंक्शन क्या है। फ्लोरीन क्या करता है, आपके दांत को टूटने से बचाता है, प्रिवेंट डेंटल डीके। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके फ्लोरीन और कैल्शियम में मिलके आपके आउटर पार्ट ऑफ द बोन को भी आपको करके फ्लोरीन और कैल्शियम हड्डियों के बाहरी हिस्से का निर्माण करते हैं। कौन, आपका फ्लोरीन और कैल्शियम मिलके। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या करता है, ये आपके बोन्स और टीथ को मजबूती देता है, ये हड्डी और दांतों को मजबूती करता है, स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ। तो ये कौन करता है, सब आपकी जो हड्डी होती है वो सब कौन करता है, फ्लोरीन और कैल्शियम करते हैं।
और ये आपका क्या करता है, इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग ब्लड क्लोट। तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो ब्लड क्लोटिंग में आपको मैंने बताया था विटामिन्स वाले में, विटामिन्स में ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो आपका विटामिन के हेल्पफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ब्लड क्लोटिंग में जो होता है वो आपका कौन होता है, विटामिन के होता है, वो ब्लड क्लोटिंग करने से बचाता है। उसमें भी अगर आप देखें जो मिनरल्स होता है वो कौन सा होता है, हेल्पफुल होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये जो भी है इसका जो डिटेल में आपको मैं ब्लड क्लोटिंग, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊँगा, तो उसमें हमें देखेंगे कि विटामिन के और फ्लोरीन किस प्रकार से आपको आपके इसमें काम आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या था, आपके ब्लड क्लोटिंग या रक्त को थक बनने से सहायक कौन करता है, आपका फ्लोरीन करता है। अब आगे बढ़ते इसको मिटा देता हूँ। और ये क्या करता है, ये मांसपेशियों में संकुचन में सहायक, अब इसका मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसको बताऊँ, ये जो आपके हाथ में आपका हिला, आप क्या बोलते हैं इसको, अच्छे से आप हाथ अपना आगे पीछे कर सकते हैं, वो किसकी वजह से कर सकते हैं, आपकी फ्लोरीन की वजह से। क्योंकि ये मांसपेशियों के में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके फ्लोरीन की वजह से ही होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका फ्लोरीन का फंक्शन था। यहाँ पे हमारा माइक्रो मिनरल्स जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। अब हम मैक्रो मिनरल्स में चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं मैक्रो मिनरल्स में। आपका मैक्रो मिनरल जो वृद्ध खनिज है उसमें सबसे पहले आपका हम देखेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या होता है, फंक्शन ऑफ कैल्शियम। तो क्या करता है आपका, मैंने आपको बताया था फ्लोरीन और कैल्शियम मिलकर क्या करते हैं, आपके बोन्स और टीथ को, हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन करता है, आपके कैल्शियम करते हैं। ठीक है मैम, यह क्या करता है, ये भी आपका इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग ब्लड क्लोट। ठीक है मैम, ये भी आपके क्लोटिंग में काम करता है। सॉरी, आपका जो मैं बताया था उधर जो विटामिन के है, विटामिन के में जो आपके जो मिनरल्स पाया जाता है वो आपको कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम, ना कि फ्लोरीन पाया जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा वो मतलब सहायक है, लेकिन मेन आपका जो सहायक है वो कौन सा है, आपका कैल्शियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कैल्शियम आपके जो विटामिन के में, विटामिन आपके ब्लड क्लोटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है, विटामिन के है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन था आपको, तो आपका कैल्शियम है, ना कि फ्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, ये भी आपका एड्स इन द मसल, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका जो ये जो होता है, ये आपका नॉर्मल है। ये जो मूवमेंट आपका जो आप आगे पीछे हाथ अपना कर सकते हैं, तो ये किसके वजह से होता है, आपके जो अगर आप अंदर करेंगे तो आपका देखिए ऐसा ये ऊपर हो जाता है, खुल जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। तो ये आपका जो किसकी वजह से होता है, आपके कैल्शियम की वजह से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका एड्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वही बता रहा था आपको। अब फ्रेंड्स इसकी कमी और इसके वृद्धि की वजह से आपको कौन सी, तो इसकी कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें अब जिसको आप बोलते हैं हड्डियों में ब्रिटलनेस आना, हड्डियों में ब्रिटलनेस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हड्डी में ब्रिटलनेस आना मतलब आपका जो हड्डी होते हैं वो एक ग्लास की तरह हो जाता है। ग्लास की तरह मतलब कैसा, अगर आप उसको नीचे से गिराओ तो टूट जाएगा। तो देखिए ये कैसा होता है, ये आपका हेल्दी होना है, और ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो जाए तो आपका ऐसे आपका जो होता है ये ब्रिटल आ जाता है, आपका ग्लास की जैसे हो जाता है। तो ये किसके कमी की वजह से होता है, आपकी कैल्शियम की कमी से हो जाता है। और कैल्शियम की वृद्धि से आपको क्या होता है, किडनी स्टोन, आपके किडनी में पथरी बढ़ जाता है, जिसे आप पथरी बोलते हैं, वो आपके किसकी वृद्धि की वजह से, कैल्शियम के। अब हम बढ़ते हैं फॉस्फोरस में, फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो क्या करता है, ये भी आपका हड्डियों और दांतों का निर्माण कौन करता है, आपका फॉस्फोरस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहता हूँ जो अगर आपका फॉस्फोरस इंक्रीज होगा, तो कैल्शियम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपका कैल्शियम इंक्रीज होगा तो आपका फॉस्फोरस डिक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर मैं अभी बताता हूँ आपको क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रख लीजिएगा, अगर फॉस्फोरस इंक्रीज होगा तो कैल्शियम डिक्रीज होगा, और कैल्शियम डिक्रीज होगा तो फॉस्फोरस इंक्रीज होगा। तो क्या करता है, ये आपका एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कैरेंसी और प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ इसको एटीपी क्या होता है। तो आपके मैंने बताया था कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो उसमें जो ग्लूकोज आपका जो ब्रेक होता है सबसे पहले ग्लूकोज में होगा। तो फ्रेंड्स हमें जो एनर्जी जो मिलता है वो कैसे मतलब हमें एनर्जी कैसे मिलता है,
तो हमें ग्लूकोज एनर्जी में नहीं मिलता है। हमें जो सबसे पहले जब हम लोग ग्लूकोज खाएंगे, सॉरी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। प्लस अगर आपका उसमें ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन तो जाता ही है, तो अगर ऑक्सीडेशन हो, अगर आपका ग्लूकोज के साथ आपका ऑक्सीडेशन होगा तब आपका किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये तो होता ही आपको पता है, आपका ऑक्सीजन हम लोग लेते ही हैं, तो ग्लूकोज के साथ आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जाके आपका एनर्जी होता है। और ये जो स्टोर होता है, ये जो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है, आपके सेल्स में, आपके कोशिकाओं में स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये एटीपी क्या होता है, एटीपी ये आपका क्या है, एक यूनिट है आपका एनर्जी का, क्या है, एक यूनिट है एनर्जी का, एक करेंसी है, एनर्जी का यूनिट और करेंसी बोल सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या करता है, आपके ऊर्जा, मुद्रा और या जैविक ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, आपका फॉस्फोरस ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपका देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में सब आपके सेल्स पाए जाते हैं। तो ये एटीपी कहाँ आपका सेल्स, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। ये सब, ये जो है आपका, ये जितने भी आपका, ये सब मैं आपको किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपका जो श्वसन सिस्टम है उसमें मैं आपको एटीपी के बारे में अच्छे से बताऊँ। इधर हम लोग डिटेल में एटीपी के बारे में नहीं जाए देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, हेल्प इन डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डीएनए तो बता दिया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक सब्सटेंस है, और आरएनए भी। लेकिन आरएनए क्या है, आरएनए भी आपका फ्रेंड्स जेनेटिक सब्सटेंस है, लेकिन जो आपका डीएनए है, आपका जो डीएनए है वो ह्यूमंस का जेनेटिक सब्सटेंस होता है, ह्यूमंस का जेनेटिक। और जो आपका आरएनए है वो वायरस में जो होते हैं जेनेटिक सब्सटेंस, वो किसके वजह से होते हैं, आपके वायरस में, इधर लिख देता हूँ वायरस। तो ये जो वायरस में जो जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, आपके आरएनए में पाए जाते हैं आपके जेनेटिक सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आरएनए है। तो ये क्या करता है, आपका फॉस्फोरस आपका डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इधर देखिए, ये आपका ये डीएनए है और ये आपका आरएनए ऐसा होता है सेम इसका। अब फ्रेंड्स, अगर आपके फॉस्फोरस में कमी हो और वृद्धि होगी तो क्या होगा, अगर फॉस्फोरस की कमी होगी और वृद्धि होगी तो आपको देखिए, मैंने उल्टा देखिए कैसे आपको बताया, अगर आपकी कैल्शियम में कमी होती थी तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता था, उल्टा एकदम। हाँ, यहाँ पे आपका कैल्शियम की वृद्धि होती थी, कैल्शियम अगर बढ़ जाता था तो आपका क्या होता था, फॉस्फोरस में कमी हो जाती थी। तो अगर कैल्शियम की वृद्धि होगी तो फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाता है, उससे आपको किडनी स्टोन होगा, और यहाँ पे आपको क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका उल्टा है कैल्शियम और फॉस्फोरस में। अब हम सोडियम के फंक्शन के बारे में जानिए, सोडियम क्या होता है। तो ये क्या करता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये भी हेल्पफुल होता है, सोडियम भी। ठीक है फ्रेंड्स, और तो ये आपका इतना ही था। अब सोडियम, अगर सोडियम की कमी और वृद्धि होगी तो देखते हैं, सोडियम की कमी हो तो लो ब्लड प्रेशर, और सोडियम की वृद्धि होगी तो हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सोडियम के बारे में था, नॉर्मल था। अब हम पोटेशियम में भी देखें, पोटेशियम भी आपका क्या करता है, सोडियम को बैलेंस करता है, सोडियम को संतुलित करने का काम कौन करता है, आपका पोटेशियम करता है। तो अगर सोडियम की कमी हो, सोडियम की वृद्धि, तो इसमें आपका हाई बीपी या फिर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लो बीपी या फिर हाइपरकैलेमिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पोटेशियम इन द बॉडी अगर क्या हो तो। अब हम देखें क्लोरीन की वजह से क्या क्या होने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लोरीन में आपके जो स्टमक है, सबसे पहले मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका बॉडी, सॉरी इसको मैं बताता हूँ एक बार। ये आपका क्या है, ये आपका माउथ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हेड है, ये आपका आहार नाल है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, इसे हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ से निकला आपका स्टमक, यहाँ पे आपका पैनक्रियाज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पैनक्रियाज होता है, यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है, और यहीं से आपका एक और निकलता है, वो कौन सा निकलता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताना तो ये आपका जो स्टमक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इस पार्ट में आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से आपका क्या निकलता है, HCl निकलता है एक। और HCl आपका क्या है, आपको पता है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे बॉडी में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो HCl है
वो हमारे बॉडी में रहता है, वो किस वजह से इधर रहता है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो HCl हम जो भी कोई भी खाना खाए, सबसे पहले आपका डाइजेशन होगा, ठीक है। आप उसको स्मॉल पीस में तोड़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका जो यहाँ से डाइजेशन होगा, आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड से आपका टूट के आपके आहार नाल से जाएगा आपके स्टमक में। अब स्टमक में आपका जो खाना होता है कुछ आपका 6 घंटे तक का, 6 आवर तक का आपके स्टमक में ही खाना रहता है, ठीक है। तो वो जो खाना होता है उसको और ब्रेक और तोड़ने का काम कौन करता है? आपका HCl करता है। HCl आपके बॉडी में जो रहता है वो खाने को और स्मॉलर सब्सटेंस बना देता, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो आपको पूरा आपका एकदम पानी जैसा बना देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप, ये आपको पता है कि HCl क्या होता है, एकदम गर्म होता है, एकदम आपका हीट में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी चीज़ पे पानी डाल दे, अगर आप गर्म चीज़ पे पानी डाल दे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा, वो शांत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे ही आप अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पी लेते हो तो आपका जो रहता है, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कुछ नॉर्मल जानकारी आपके लिए। अब हम देखते हैं HCl में क्लोरीन का, ये मैं बता दिया। तो ये क्या करता है, आपका फॉर्मुलेशन ऑफ HCl, ये HCl एसिड का निर्माण और पाचन में मदद करता है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसके कमी और वृद्धि की वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन अपच, और वृद्धि की वजह से भी आपका अपच ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्लोरीन की कमी और वृद्धि की वजह से था। अब हम देखेंगे वाटर के बारे में। सबसे पहले pH वैल्यू ऑफ वाटर। pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या होता है? 7 होता है। और ये क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है आपका? न्यूट्रल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इससे कम हुआ तो एसिडिक, इससे ज़्यादा हुआ तो बेसिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस मॉइस्चर इन द बॉडी, ये शरीर को नमी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स आपके जो मैं बताना, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ अगर आप खाओगे तो आपके सबसे पहले वो स्टमक में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपके सबसे पहले स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद आपका किस में जाएगा, इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर वहाँ से होते होते आपका किस में जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके, लेकिन अगर आप वाटर पीते हैं, पानी, अगर दूध पीते हो या फिर आप कोई दवाई लेते हो तो क्या होता है, सबसे वो डायरेक्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में। अगर आप देखिए, अगर दवाई खाओगे तो आपको देखिए तुरंत थोड़ी देर बाद आपको असर करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए आपके जो स्टमक में जो होता है ना, आपके स्टमक में आपका जो भोजन रहता है वो 6 घंटे तक रुका रहता है। अब अगर वो 6 घंटे तक इसी में ही रुका रहे तो आपका तो होगा ही ना, वैसे ही आप बीमार हो जाओगे। तो इसलिए क्या करता है, आपका जो भोजन हुआ, पानी हुआ, सबसे डायरेक्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो आपका जो इधर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप देखिए, अगर आप कम पानी पियो तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कड़क हो जाएगा, मतलब अगर कड़क निकलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको ना इधर ना आपको हमेशा पानी पीते रहने चाहिए। तो उससे क्या आपका शरीर को नमी प्रदान होगा। तो इसलिए क्योंकि क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वैसे ही इधर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे बहुत कड़क निकलेंगे, तो आसानी से नहीं निकलते। तो इसलिए आपको वाटर, पानी पीना चाहिए। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड मॉइस्चर इन द बॉडी। रबड़ किधर गया? हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, पेन लेता हूँ सबसे पहले। हाँ, और ये क्या करता है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो ब्लड होते हैं, आपके ब्लड में आपके 2 टाइप्स पाए जाते हैं। ब्लड 2 टाइप्स में पाए जाते हैं, एक होता है कॉर्पस्कल और एक होता है प्लाज्मा। ये मैं सब इसको डिटेल में फ्रेंड्स आपको किस में बताऊंगा, आपको ब्लड सर्कुलेशन में बताऊंगा। इसमें मैं छोटा सा बता, तो आपके जो प्लाज्मा में जो होते हैं ना, प्लाज्मा में आपके 90 to 95% आपके क्या पाए जाते हैं, आपके वाटर पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपका जो होता है हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में भी आपका किसका, ब्लड में भी आपके प्लाज्मा में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, वाटर ही करता है। क्योंकि 90 to 95% आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे वाटर पाया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपका प्लाज्मा देखिए इधर है। अब ये क्या करता है, इट इज़ एसेंशियल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये तो आपको पता ही है, भोजन के पाचन में आवश्यक कौन होता है, आपका वाटर होता है। ये वेस्ट कम्स, ये भी आपको पता है कि शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो यूरिन भी आपका थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका वाटर के बारे में था। तो यहाँ पे भी हमारा क्या ख़त्म होता है, यहाँ पे हमारा प्लस आपका जो मिनरल्स था, आपका जो मिनरल्स है वो सब हमारा ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे देख लेते हैं और क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका नोट जो होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है। सबसे पहले हम रफेज देखेंगे, हमारा मोटा चारा। जो मोटा चारा क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये पाचन नहीं पचता नहीं है। दे आर फाइब्रस, वे रेशेदार होते हैं। दे ऑल्सो एक्ट टू क्लीन द वॉल्स ऑफ द, ये आहार नाल की दीवारों को साफ करने का कार्य कौन करता है, आपका मोटा चार करता है। दे ऑल्सो कीप वाटर इन द बॉडी, ये शरीर में पानी भी रखते हैं। जैसे आपके साग के डंठल, साग में जो डंठल होते हैं उसमें आपका पानी जो स्टोर हो जाता है, वो भी आपका क्या होता है, चारा ही होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके चारा के बारे में स्मॉल छोटा सा जानकारी था जो हमें देखना चाहिए था। अब हम देखें वेरियस न्यूट्रिशन, शरीर में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये आपके देखिए, वाटर आपकी 65%, फैट आपकी 16%, महिलाओं में महिलाओं में आपको पता है फैट ज़्यादा ही होता है। प्रोटीन 15%, मिनरल्स 4% और कार्बोहाइड्रेट 1%, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर देखिए, वेरियस एलिमेंट्स इन द बॉडी, शरीर में विभिन्न तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 0.4% और मैग्नीशियम 0.1%। सबसे ज़्यादा कौन सा आपका है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका छोटा मोटा जानकारी है, इसको बताना चाहता था तो दिखा दिया। अब एक फ्रेंड्स इधर देखिए, तो एंजाइम क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे एंजाइम क्या होता है। यह पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है। वे रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। आपको बताया था कि जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट से मैंने बस बताया था, ग्लूकोज हुए, ग्लाइकोजन हुए, आपका जितने सेलुलोज है वो सब कार्बोहाइड्रेट। उसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे बॉडी में होते हैं, एंजाइम, हार्मोन्स आपकी जो भी है, वो सब क्या है, आपके प्रोटीन है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। हाँ, ये क्या करता है, ये पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है। एंजाइम जो होता है वो आपके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये आपका एंजाइम होता है। तो इसके बारे में देख लिए हम लोग। आपका एंजाइम पूछेंगे तो क्या करें, पता नहीं, ये डाइजेशन में हेल्पफुल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स भी एक प्रकार का आपका प्रोटीन ही है। हार्मोन्स कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द मासेस इन अवर बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है, हमारा वजन जो होता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, आपका हार्मोन्स कंट्रोल करता है। ये एक तरह से एक हार्मोन्स आर कैटलिस्ट, ये आपका केमिकल कैटलिस्ट है जो हमारे बॉडी में, जो भी हमारे बॉडी में आपका जो केमिकल रिएक्शन जो भी होता है उसको जल्दी फास्ट करने का है काम कौन करता है, आपको हार्मोन्स करता है। ये आपका कैटलिस्ट होता है, केमिकल कैटलिस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एंजाइम और हार्मोन्स हम लोग देख लिए। मोटा चारा, रफेज सब हम लोग देख लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए, शरीर के अंदर की सभी प्रतिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप किसी पदार्थ का संश्लेषण या अपघटन होता है, उन सभी क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म आपके दो प्रकार के होते हैं। ये क्या करता है फ्रेंड्स, आपके बॉडी में जो भी आपके रिएक्शन होते हैं, जो भी आपका बॉडी आपका डाइजेस्ट होता है, वो सभी का जो कार्य कौन करता है, आपका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है दो प्रकार के होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। आपका एक होता है एनाबॉलिज्म, जिसे हम बोलते हैं उपचयवाद, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, जिसे हम बोलते हैं अपाचय। अब उसके बारे में हम देखते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है, उपचयवाद। इन दिस स्मॉलर सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म ए लार्जर सब्सटेंस, इनमें छोटे पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल आपका प्रोटीन में देखिए, आपके 20 अमीनो एसिड मिलकर आपके क्या बनाते थे, एक प्रोटीन बनाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसी ये क्या है, छोटे पदार्थ, अमीनो एसिड छोटा है। एक क्या आपको पता था, प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा, अमीनो एसिड। वैसे ही आपके ग्लूकोज का भी क्या होता है, आपके ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, आपका 38 ATP, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्लूकोज 38 ग्लूकोज मिलकर आपके एक ATP बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं। तो ये आपका प्रोटीन और ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम देखेंगे कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, इनमें जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। तो या के जो होते हैं
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस देते हैं। एक तरह से डाइजेशन का ही काम कौन करता है, आपका कैटाबॉलिज्म ही करता है। रिएक्शन का काम कौन कौन करता है, आपका एनाबॉलिज्म करता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, आपका दोनों का काम कौन करता है, तो इसी का पार्टी है, तो यही करेंगे। तो ये आपका होता है। रिमार्क, विटामिन, एंजाइम और हार्मोन्स रेगुलेट ऑल मेटाबॉलिज्म। आपका विटामिन, एंजाइम और हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके जो करते हैं हार्मोन्स को आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। हमने इसमें सब कवर कर लिया है, आपका बेसिक से लेके हमने लास्ट आपका जो भी आपके हार्ड लेवल तक का है, आपका यूपीएससी लेवल तक का हमने सब देख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका न्यूट्रिएंट्स चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अल्ट्रा जीके स्टडी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।